सौहार्द का जो वातावरण है इस देश का बिगाड़ दिया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, क्या इससे मोदी जी या उनकी सरकार या उनकी पार्टी बीजेपी बची हुई है? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब बीजेपी के लोग या मोदी जी या उनकी पार्टी, उनकी सरकार ही दे सकती है। हम लोग तो कुछ चीजें सामने ला सकते हैं और हम भी किसी और के जरिए, कैग के जरिए आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं कि कैग ने जो 7 बड़े खुलासे किए हैं, 7 बड़े घोटालों के, मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों के खुलासे किए, वो अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं। तो भ्रष्टाचार के नाम पर क्या मोदी सरकार बिल्कुल पाक साफ है? नहीं है। परिवारवाद पे आइए। परिवारवाद में तो कितने हैं, अमित शाह से लेकर के, अब मोदी जी का परिवार है ही नहीं तो अलग बात, लेकिन उनके अलावा जितने भी हैं, और उनमें सब देखिए आप कितने मंत्री, अनुराग ठाकुर से लेकर के पीयूष गोयल तक, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम कई नेता हैं जिनके बेटे भी हैं आज, जिनके परिवार के और लोग भी हैं। तो लंबी लिस्ट है। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो किनारे गया। तुष्टीकरण की राजनीति के सामने आप खड़े कर रहे हो किसको? तो सांप्रदायिक, यानी सांप्रदायिकता को। अगर सांप्रदायिकता को सामने रख करके, तो वही बात अभी कह रही थी मीनू जी कि यह राजनीति नहीं चलेगी। 2 राजनीति पैरेलली आप कर रहे हैं, और तो तीसरी राजनीति को आप सांप्रदायिकता के साथ काटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलने वाली। वो राजनीति देश की जनता आप समझ रही है। देश की जनता इसके साथ साथ जो लिंचिंग और तमाम चीजें, नफरत, इस कारोबार के साथ साथ जो महंगाई का कारोबार बढ़ता जा रहा है, उस पर भी चिंता देश की जनता जतला रही है। आना चाहता हूं एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी से मिलने के लिए? अगर अब राहुल गांधी यहां से अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां के सांसदों से, वहां के प्रमुख लोगों से मिलते हैं, तो यहां मोदी सरकार को, बीजेपी को बहुत तकलीफ होती है। अब वहां के लोग यहां आते हैं, कहते हैं हमें प्राइवेट में मिलना है, तब भी तकलीफ होनी वाजिब है। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी हैं। वो भी जश्न आजादी के दिन, इस मौके पे इनवाइट हम किए और वो आपके यहां जाकर के मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो मुझे तो तकलीफ होगी। प्रशांत टंडन जी। जी देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोजेक्ट था वो बूमरैंग कर चुका है, वो खत्म का है। और इन्होंने बहुत कोशिश की, और जिस तरीके से राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आए, वो वहीं से वो खत्म हो गया था मामला, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भी। तो अब आप राहुल गांधी पर जितना टारगेट करेंगे, उतना आप उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएंगे। आप देखिए, देश में उनकी अब स्वीकार्यता बन चुकी है। अब लोग समझ चुके हैं कि वो जो बदनाम करने की उनको एक प्रोजेक्ट था, वो फर्जी प्रोजेक्ट था। और दूसरी तरफ आप मोदी जी को देखिए कि मोदी जी का जो ओरिजिनल रंग सामने आ रहा है धीमे धीमे, और मुखौटा उतर रहा है कि वो विकास वगैरह के मुद्दों पर आए थे। अगर आप उनकी लोग वहां से लाल किले से स्पीच को भी देखिए, तो पूरी वो डिवाइसिव, बांटने वाली स्पीच है। उसकी अगर हम अध्ययन करें राजीव जी, तो बेसिकली आप समझिए कि इसको कि कहा जा रहा है, हमने भी कहा, इस प्रोग्राम में भी कहा, बाकी मीडिया ने भी कहा कि वो इलेक्शन स्पीच थी। तो हम इसको इलेक्शन स्पीच के हिसाब से सोचते हैं पहले कि बीजेपी को मोदी जब आए तो 31% वोट मिला 14 में, और उसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ, और पुलवामा के बाद 37% वोट मिला। ये जो 37% वोट मिला, ये जो 6-6.5% की बढ़ोतरी हुई, वो तब हुई है जब विपक्ष ने विड्रॉ कर लिया चुनाव से। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं था। तो मोदी जी उस हकीकत को जानते हैं कि उनका जो ओरिजिनल वोट है, वो अब उस 31% में आप एंटी इनकम्बेंसी भी जोड़िए यूपीए सरकार की, जी, तो ये 25-26% वोट इनका ओरिजिनल वोट है। इस वोट के सहारे इनको इंडिया गठबंधन से लड़ना है। इसलिए मैं कभी भी 2019 के वोट बैंक को, 2019 के वोटिंग परसेंटेज को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानता हूं। तो ये 25-26% की हकीकत मोदी जानते हैं कि इससे वो कैसे लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से।
और इसलिए वो जिस तरीके की स्पीचेस दे रहे हैं, जिस तरीके की, वो अपने वोट बैंक को रिटेन करने के लिए कि जितना है उतना बचा रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि अब आप मोदी जी के इर्द गिर्द आप अध्ययन कीजिए। अभी आपने करप्शन के, सीएजी ने जो करप्शन का खुलासे किए हैं, उसको उजागर किया है, वो दिखाया आपने। मैं कह रहा हूं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल, ये बहुत थोड़े से हैं जो सामने आ पा रहे हैं, और ये करप्शन किस पैमाने पर है उसका डर ही लगातार एक एक्सटेंशन सारे अफसरों को जो मिलता है कि नए अफसरों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। सिविल सर्वेंट्स को ब्यूरोक्रेसी में लोग सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने से पहले रिटायर हो जा रहे हैं। तो एक जो अफसरों का एक सिंडिकेट बन गया, काम कर रहा है। संजय कुमार मिश्रा जी क्यों काम कर रहे हैं? क्यों के बल चले गए सुप्रीम कोर्ट उनको 45 दिन का एक्सटेंशन लाने के लिए? और मुझे डर है कि 45 दिन का उनका एक्सटेंशन जब 15 तारीख को पूरा होगा सितंबर में, तो सरकार फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के जाएगी उनको एक और एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि संजय कुमार मिश्रा ईडी डायरेक्टर के बगैर मोदी जी चल नहीं पाएंगे। वो बड़ा एक महत्वपूर्ण काम इनके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिंडिकेट है जो दबाए रखता है। लेकिन दूसरा सच ये है कि प्रेशर कुकर की सीटी को आप अगर दबा के रखेंगे लंबे समय तक तो फट जाएगा। जी बिल्कुल। और आप देखिएगा कि 2024 के आते आते स्थिति ऐसी ही बनेगी। दूसरी बात पवार साहब के बारे में जो शुरुआत में आपने कहा, जी देखिए, तो पवार साहब के पूरे इस मामले में आप देखिए कि जो खबरें लीक की गई वो बीजेपी की तरफ से लीक की गई। तो बीजेपी की तरफ से जब लीक की गई तो बीजेपी ये तय कर चुकी है कि वो एकनाथ शिंदे का वही करेगी जो विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी का कर दिया। अब ये एकनाथ शिंदे को देखना है कि वो कितने रेलिवेंट हैं, और जब तक वो स्पीकर का फैसला नहीं आता है 16 एमएलए को लेकर, तब तक है मामला। तो जैसे वो तो इसलिए सारी कवायद है। लेकिन पवार साहब की पॉलिटिक्स को अगर आप देखें, 1998 में वो कांग्रेस से निकले थे और लगातार पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहे। वो पॉलिटिक्स में रेलिवेंट इसीलिए रहे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस की विचारधारा नहीं छोड़ी है। और कल अगर पवार साहब, मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, कल अगर मान लीजिए कि किसी दबाव में चले भी गए, तो जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी वो उनके साथ नहीं जाने वाली है। और पवार साहब को ये मालूम है, इसलिए पवार साहब गुगली वुगली उनकी आती रहेगी इधर उधर, लेकिन पवार साहब इसी कैंप में रहेंगे। और इंडिया गठबंधन में अब कोई नीतीश कुमार कहीं नहीं गए, कोई हेलीकॉप्टर कहीं लेट हो गया, उस पर ये एक मीडिया का हिस्सा है जो वो उछलने लग जाता है। ये इनका डेस्परेशन है। आप देखिए कि जब पार्लियामेंट, याद कीजिए, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि याद कीजिए मोदी साहब जब पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे तो नारे लगवा रहे थे। जी याद कीजिए जब मोदी साहब लाल किले से खड़े होकर ये कह रहे थे कि 2024 में भी मैं ही यहाँ से भाषण दूंगा। वो कैमरा जाता है उनके सामने बैठे हुए कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर, उनके चेहरों के भाव पढ़िए आप। तो ये 5-6 लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगती है। रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ये 5-6 लोग इनकी रोस्टर ड्यूटी लगती है। उसके अलावा आप देखिए कि सीनियर बीजेपी नेता नहीं आ रहे हैं इनके साथ। तो मोदी जी काफी आइसोलेशन में हैं। वो केवल और केवल अपना 31% 32% बचाने की फिराक में ये सारी चीजें करते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल। तो बहुत शानदार ढंग से विश्लेषण। एक तो 2014 में कितने % वोट मिले थे मोदी जी की पार्टी को, और 2019 में पुलवामा के बाद कितने % आए, तो 31 से 37% पे आ गए, या यानी कि 6 से 7% आपके वोट में इजाफा हुआ। और अगर वो भी तब जबकि राष्ट्रवाद की आंधी बही